नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नेवी भर्ती 2025। अगर आपने भी नेवी की जो भर्ती 2025 में आई है उसमें अप्लाई कर दिया है या फिर आप करने वाले हैं या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई भी इन फ्यूचर अप्लाई करना चाहता है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस वैकेंसीज के बारे में हर एक छोटा जो प्रश्न होता है तो उसके उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस कर देंगे कि कौन कौन सी पोस्टें होती हैं। मेनली तो 2 पोस्ट होती हैं। ऐसे अगर आप उसकी विज्ञप्ति देखोगे तो वहां पे MR और SSR लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसमें जॉब जो प्रोफाइल होती है, जो क्या क्या काम करना पड़ता है तो वो देखेंगे। एलिजिबिलिटी देखेंगे, आपकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या सिर्फ और सिर्फ जो अनमैरिड पीपल होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है वो कितनी होती है, जो स्टूडेंट जिन्होंने जो है NCC ले रखी है उसका सर्टिफिकेट है तो क्या उस सर्टिफिकेट से उन्हें जो है इस एग्जाम में कोई छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके अलावा में भी बहुत सारी क्वायरीज है कि जैसे जो स्टूडेंट 12th एग्जाम में इस बार मतलब जो 2025 का हुआ है उन्होंने वो जो दिया है अभी मतलब उनका रिजल्ट आया नहीं है तो क्या वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कितनी छुट्टियां दी जाएंगी, तो सब कुछ A to Z डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऊपर किसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं तो इंडियन नेवी भर्ती 2025। कौन से पद होंगे इसमें तो ओनली 2 पद होंगे, MR और SSR। ठीक है, अभी नीचे हम ये भी जानेंगे कि भाई MR है क्या, SSR है क्या। ये अलग अलग पोस्टें हैं और अलग अलग इन पे जो है एलिजिबिलिटी लागू होगी। ओके, चलिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं कि जो एप्लीकेशन की प्रारंभ तिथि है वो 29 मार्च 2025 है, जो अंतिम है वो है 10 अप्रैल 2025। तो यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं कि हमारे पास अप्लाई करने का बहुत कम मौका है, क्योंकि अन्य जो वैकेंसीज आती हैं उसमें कहीं 20 दिन दिए जाते हैं, हमें कहीं 1 महीना 1.5 महीना दिया जाता है, यहाँ पे हमें बहुत कम समय दिया गया है। फीस की बात कर लेते हैं तो 550 रुपए हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। परीक्षा जो बताई गई है विज्ञप्ति के अनुसार लगभग मई में बताई गई है। अभी हालांकि डेट क्लियर नहीं है, जब डेट क्लियर होगी तो आपको जो है सूचित कर दिया जाएगा। अब देखिए भाई, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो है स्टूडेंट ने अप्लाई तो कर दिया होगा लेकिन उसे ये भी नहीं पता होगा कि MR हमने लिया है तो इसमें हमें क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है ना। न्यू वैकेंसी ऑफ नेवी MR SSR 2025। सबसे पहले हम MR के बारे में पढ़ेंगे। ये MR क्या होता है, पढ़ेंगे नहीं मतलब जानेंगे, बात वही है। भारतीय नौसेना में MR का मतलब मैट्रिक रिक्रूट होता है, रिक्रूट होता है। MR का मतलब मैट्रिक रिक्रूट होता है। सीधी सी बात है, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका 10th होना जरूरी है। ठीक है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या होना चाहिए इसके लिए तो 10th होना जरूरी है। जो अग्निवीर योजना के तहत एक पद है, जो MR है वो एक पद है जिसमें विभिन्न पदों, अब ये देख लो भाई, आपकी पोस्ट जो डिजिग्नेशन होगी वो क्या होगी, सेफ। क्या सेफ आप जानते हैं? सेफ उसी को कहते हैं जैसे अगर आप बड़े बड़े होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, वहां पे गए होंगे तो जो लोग खाना बनाते हैं, है ना, या जो लोग खाना सर्व करते हैं तो उन्हीं को हम सेफ बोल देते हैं। फिर स्टूवर्ड है, सैनिटरी जो हाइजीनिस्ट होते हैं तो उनकी जो है पोस्ट इसमें MR के तहत शामिल की गई है। वर्क प्रोफाइल देख लीजिए भाई, अगर आपकी सर्विस लग गई तो आपको काम क्या करना पड़ेगा, इन पदों पर काम करने वाले लोगों को जहाज पर भोजन बनाने, मतलब आप जैसे कुक होता है ना तो वही सेफ होता है, परोसने, खाना बनाने
कह रहा है कि हो सकता है कि आपको खाना परोसने के लिए कह दिया जाए, जो साफ सफाई होती है उसके लिए कह दिया जाए, अन्य आवश्यक कार्य करने होते हैं। तो जॉब प्रोफाइल भाई पता चल गई। किसी भी वीडियो में किसी ने भी अब जो है इसमें जॉब प्रोफाइल नहीं बताई होगी। चुने गए उम्मीदवारों को 14 सप्ताह का बेसिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, और ये जो प्रशिक्षण होगा, जो ट्रेनिंग होगी, वो आपको पेड होगी, आपको सैलरी दी जाएगी उसकी। चुने गए उम्मीदवारों को 14 सप्ताह का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही बात 2-3 बार जो पेस्ट हो चुकी है, तो इसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे मन में ये भावना बिल्कुल नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स कि हम जो है ये काम करेंगे। भाई आप किसको सर्व करेंगे? इंडियन नेवी को सर्व करेंगे, तो आप इंडियन नेवी का हिस्सा होगे। काम छोटा और बड़ा जो है नहीं होता है। क्या हम घर में, हमारे घर में मेहमान आता है, या मान लिया हम किसी की शादी में जाते हैं, तो हम भी तो खाना परोसने लगते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कहेंगे कि छोटा है, बल्कि काम बहुत ही अच्छा है। आपको सर्विस करने का मौका यहाँ पे जो है मिलेगा, ठीक है। आइए अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। किसकी एलिजिबिलिटी हम लोग देख रहे हैं? तो MR जो पोस्ट थी उसकी एलिजिबिलिटी देख रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या है तो मैं बता चुका हूं, 10th। क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन में? तो 10th एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उम्र कितनी? 17.5 से 23 वर्ष। और हाइट मेल फीमेल में कितनी कितनी होनी चाहिए? तो 157 सेंटीमीटर मेल और फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है। सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं क्या होना चाहिए। तो CBT फर्स्ट होगा, मतलब जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, फिर इसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, और लास्ट में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, चलिए जो एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। एग्जाम पैटर्न क्या है भाई? तो ये विषय आपके आएंगे, ठीक है ना। कौन से सब्जेक्ट आएंगे? साइंस आएगी, अंकशास्त्र या जिसे हम मैथ बोलते हैं वो आएगी आपकी, और सामान्य जागरूकता जिसे हम GS या GK बोल देते हैं तो वो आएगी। कितने प्रश्न होंगे जी? तो 50 प्रश्न होंगे, और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, तो 50 नंबर के कह सकते हैं हम। 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। टाइम आपको कितना दिया जाएगा? तो ओनली 30 मिनट्स जो है आपको दिए जाएंगे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, माइनस मार्किंग देखिए भाई, ये बहुत जरूरी है। माइनस मार्किंग भी आपकी रखी गई है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25% जो है वो आपकी क्या होगी? माइनस मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब जो CBT फर्स्ट था उसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और वहां पे क्या क्या कराया जाएगा तो इसको पढ़ लीजिए आराम से। विवरण, ये पैरामीटर्स हैं, मतलब जो मानदंड है, और उधर ये पुरुष के लिए वो महिला के लिए, ठीक है। दौड़ना, मतलब रेस कितनी है? तो 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर जो है दौड़ना होगा। वही यहाँ पे दूरी सेम है महिलाओं के लिए, जो फीमेल्स हैं उन्हें 8 मिनट जो है दिए गए हैं। ओके, चलिए ये स्काउट होता है, ये स्कॉट, तो ये 20 है, और फीमेल्स के लिए 15 है, 15 है। पुशअप कितने लगाने होंगे? तो मेल के लिए 10 है, और महिलाओं के लिए ज्यादा है, कितने? 2 ज्यादा है, 12 है, ठीक है ना। चलिए आगे और देखते हैं। भाई सैलरी देख लीजिए। हाँ, सैलरी जो है चाहे आप MR में अप्लाई करें, और चाहे तो आप जो है जो SSR है उसमें अप्लाई करें, सैलरी आई थिंक मेरे अनुसार सेम ही है। पहले वर्ष आपको जो है 30,000, दूसरे वर्ष 33,000, तीसरे वर्ष 36,500, और चौथे वर्ष 40,000 रुपए दिए जाएंगे। जब आप रिटायर होंगे तो आपको कुल मिला के 10,04,000 रुपए दिए जाएंगे आपके रिटायरमेंट पे। आपकी सैलरी पहले साल में 30,000 होगी, लेकिन आपको मिलेगी 21,000 ही, 9,000 रुपए आपके कट जाएंगे। ओके, चलिए तो ये MR के बारे में हमने जो है कंप्लीटली यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जो इसकी सेकंड वैकेंसीज है, मतलब जो दूसरी पोस्ट है, तो उसके बारे में देखते हैं। अबाउट नेवी SSR, ये क्या होता है भाई? अग्निवीर SSR का मतलब है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। वर्क प्रोफाइल इसका क्या होता है? तो जहाजों और पनडुब्बियों का संचालन करना, ठीक है ना, उनको चलाना, उनकी देखरेख करना,
आपको विभिन्न प्रकार के जहाजों, जो भी पानी वाले जहाज, जहाज का मतलब वो नहीं जो ऊपर उड़ते हो, पानी वाले जहाज, जैसे विमान वाहक है ना, जो लड़ाकू विमान होते हैं वो, निर्देशित मिसाइलें, जो मिसाइल होंगी, मिसाइल विध्वंसक, फ्रिगेट फायर जो होता है, पनडुब्बियों के संचालन में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इससे संबंधित जो भी काम हो वहां पे रखवारी हो सकता है आपको कोई और इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं तो वो भी आपको काम करना पड़ सकता है। एलिजिबिलिटी देखते हैं भाई, एलिजिबिलिटी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप एलिजिबल हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत हिसाब से ही देखना है और बिल्कुल ये सारा का सारा डाटा जो है मैंने जो विज्ञप्ति है, ठीक है, जो सूचना है तो वहां से उठाया है, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। क्या है, 12th आपका होना चाहिए भाई। एमआर के लिए आपके पास 10th होना चाहिए था, वही एसएसआर के लिए आपके पास 12th होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि 12th की मार्कशीट हो आपके पास, अगर आप इस वर्ष भी 12th एग्जाम में अपीयर हुए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो नीचे दिखाएंगे हम आपको। और जो कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो गणित भौतिकी के साथ, मतलब ये दो तो भैया अनिवार्य हैं, दो आपके पास मैथ होना चाहिए प्लस भौतिकी होना जरूरी है। में से एक, सॉरी, गणित भौतिकी के साथ निम्नलिखित में से एक, सही है भाई, ये दोनों होने चाहिए। फिर कह रहा है इनके साथ में रसायन विज्ञान हो या जीव विज्ञान हो या कंप्यूटर विज्ञान के साथ 50% मार्क भी जरूरी है। क्या बात समझ में आई है? ये दोनों सब्जेक्ट आपके पास 12th में होना चाहिए और इसके साथ में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए और टोटल में 12th में आपके पास कम से कम 50% मार्क होने चाहिए, इससे ज्यादा हो कम नहीं। फिर एक चीज और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केवल अविवाहित पुरुष और महिला ही इसके पात्र होंगे, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है तो वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर नोट देखिए, 2025-26 में 12th परीक्षा देने वाले विद्यार्थी भी पात्र होंगे। इसका मतलब क्या है भाई, जिनके पास कम से कम ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है ये तो आप आगे जो है डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो हाइट आपकी सेम ही है जैसा कि एमआर पोस्ट के लिए था। मेल के लिए 157 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होना कंपलसरी है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका उस जो एमआर का सिलेक्शन प्रोसेस है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। क्या है, तो सीबीटी फर्स्ट इसमें भी, फिजिकल टेस्ट इसमें भी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें भी। लेकिन जो सीबीटी फर्स्ट है और सीबीटी जो सेकंड है तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ और एमआर में, ठीक है। एग्जाम पैटर्न पहले देख लेते हैं भाई। एग्जाम पैटर्न ही पहली बात तो बहुत अलग है, ठीक है ना। क्या क्या विषय होंगे आपके पास इसमें, एसएसआर में जो सीबीटी फर्स्ट होगा, अंग्रेजी, विज्ञान, अंकशास्त्र और सामान्य ज्ञान। क्वेश्चन कितने कितने आएंगे, तो हर एक सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25-25 और टोटल में 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। हम कह सकते हैं कि इस पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा आपको जो है टाइम दिया जाएगा। क्या माइनस मार्किंग भी होगी, तो डेफिनेटली माइनस मार्किंग भी होगी। कितनी, जितनी की एमआर वाली पोस्ट में माइनस मार्किंग थी, मतलब 1/4 इसकी माइनस मार्किंग भी फ्रेंड्स जो है होगी। ओके, चलिए, अब ये जो जानकारी है शायद बहुत लोगों ने आपको शेयर नहीं की होगी, अगर आपने किसी का वीडियो देखा हुआ, बहुत जरूरी है, बहुत स्टूडेंट की क्वायरी भी रहती है। ये यहाँ से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो गए। क्या लिखा है भाई, देखो पढ़ते हैं, ठीक है। स्टेज फर्स्ट पहले यहाँ पे पढ़ो। द्वितीयक चरण शारीरिक दक्षता, जो फर्स्ट स्टेज था जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे भी जस्ट इसके पहले जो एग्जाम पैटर्न था 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, है ना। उसके बाद में अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो तो जो सेकेंड स्टेज है उसमें क्या क्या होगा, शारीरिक दक्षता,
परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, एक और लिखित परीक्षा होगी इसमें, और भर्ती चिकित्सा परीक्षा भी आपकी होगी। तो जो सेकेंड स्टेज है उसके 3 चरण और हैं। ओके, उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ स्टेज फर्स्ट था, सेकेंड था एंड थर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। ठीक है ना, तो इसको देखिए सही से कह रहा। और ये कहाँ की मैंने स्क्रीनशॉट ली है, तो विज्ञप्ति की है, ये झूठ मत मानना बिल्कुल भी। ठीक है ना, स्टेज फर्स्ट INET परिणाम, ठीक है ना, क्या है ये, चरण फर्स्ट INET 2025 उत्तीर्ण यासफल के परिणाम उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के साथ उम्मीदवार के ऑनलाइन डैशबोर्ड पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसको सिंपली समझिए, जैसे आप जो CBT फर्स्ट था उसमें आप अपीयर हुए, तो अगर उसका जो रिजल्ट आएगा, आप चाहे पास होंगे या फेल होंगे, 2 ही तो काम होंगे, वो जो डैशबोर्ड होगा उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें सिंपल बात है। फिर कह रहा है शॉर्ट लिस्टिंग, भाई सेकेंड स्टेज के लिए किन किन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, किन किन लोगों को बुलाया जाएगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं फिर देखते हैं आराम से, है ना, ताकि पूरी बात जो है दिख सके। कह रहा है अग्निवीर SSR, ये डेट है, बैच ऊपर पैरा 3 में उल्लिखित आयु मानदंड के अनुसार आप आयु पूरी करते हो तभी कह रहा है, आप आयु पूरी नहीं करते हैं, आप एग्जाम अपीयर हो भी जाते हैं, तब भी आपको जो है जो ये वाला सेकंड वाला स्टेज है उसमें आपको डिक्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको नहीं बुलाया जाएगा। कि चरण सेकंड प्रक्रिया के पात्र उम्मीदवारों को, अगर आप पात्र हैं तभी, चरण फर्स्ट INET जो एग्जाम कराती है 2025 में प्राप्त अंकों के आधार पर संबंधित बैच के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आपने जो CBT फर्स्ट हुआ था उसमें कितने अंक प्राप्त किए हैं, अगर आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आपको CBT सेकंड के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्ट वहां पे किया जा सकता है। शॉर्टलिस्टिंग राज्यवार की जाएगी, मतलब कह रहा है कि भाई भारत में बहुत सारे राज्य हैं, ये भर्ती पूरे देश के लिए है, तो कह रहा है कि जो स्टेज वाइज कट ऑफ है वो अलग हो सकती है, डिफरेंस हो सकती है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग राज्यवार की जाएगी, चयन प्रक्रिया के अगले चरण के लिए शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कट ऑफ अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सकती है। अभी तो जस्ट मैंने बताया है इस चीज को, क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है, मतलब जो इसकी पोस्ट हैं तो वो स्टेज वाइज है, इस स्टेज की इतनी है, इस स्टेज की इतनी है, तो वहां पे डेफिनेटली जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगी। ध्यान दें, क्या ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मामले में जहां समान प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी, कह रहा अगर किसी ने बराबर अंक प्राप्त कर लिए हैं और मान लो 10, देखो इसको मैं सिंपली समझा दूं, मान लो 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, और 10 वैकेंसीज को भरना है और 15 ऐसे लोग हैं, कितने, 15 ऐसे लोग हैं, इनके सभी के पास बराबर ही नंबर है। अब तो यहाँ पे समस्या खड़ी हो जाएगी, वैकेंसी 10 है, 15 जो है उम्मीदवार हैं, उन्होंने बराबर अंक प्राप्त किए, तो उनको कैसे यहाँ पे सेटल करोगे। तो वही बात बता रहा है, उम्मीदवारों की संख्या रिक्तियों से अधिक होगी तो शॉर्ट लिस्टिंग को जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, तो आपको बुलाया जाएगा जन्म तिथि के आधार पर। और पहले किसको बुलाया जाएगा, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, मतलब जिनके पास कम चांस होंगे तो उनको बुलाया जाएगा। आगे कह रहा है यानी ऐसे उम्मीदवारों जिनकी जन्म तिथि पहले की है मतलब वो बड़ा होगा, अगर जन्म तिथि बाद की है तो वो छोटा होगा। जिनके पास भर्ती के कम मौके बचे हैं, भाई जो बड़ा होगा उसी की तो एज पहले होगी तो उसके पास कम मौका बचा है, तो कह रहा उनको बुलाया जाएगा, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, चलिए और देखते हैं। फिर स्पॉन्सर उम्मीदवार और NCCC प्रमाण पत्र धारक, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो ग्रेजुएशन में आप NCC जो है लेते हैं। स्पॉन्सर उम्मीदवार और NCCC प्रमाण पत्र धारक, उनके लिए क्या है, स्पॉन्सर उम्मीदवारों और NCC प्रमाण पत्र धारकों को चरण फर्स्ट में, मतलब जो स्टेज फर्स्ट CBT फर्स्ट था, प्रक्रिया के दौरान अपने मूल प्रमाण पत्र, भाई जो आपका NCC का प्रमाण पत्र होगा, कह रहा है उसकी ओरिजिनल कॉपी, ठीक है ना, मूल कह रहा है, अपलोड करने की आवश्यकता होगी, मतलब उसको जो है अपलोड करने की आवश्यकता होगी। स्पॉन्सर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कैब्स के माध्यम से किया जाएगा और NCCC प्रमाण पत्रों का सत्यापन DGNCC के माध्यम से किया जाएगा। सत्यापित उम्मीदवारों को स्टेज फर्स्ट INET परीक्षा में से छूट दी जाएगी। बहुत
बड़ी ये बात है, उनको जो है ये एग्जाम में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उन्हें कुछ छूट दी जाएगी और उन्हें INET परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इन उम्मीदवारों को पात्रता के आधार पर चरण सेकंड भर्ती प्रक्रिया के लिए सीधे कॉल जारी किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर फ्रेंड्स आपके पास जो है एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है तो आप जो CBT फर्स्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आते थे उसमें बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधे CBT सेकंड के लिए बुला लिया जाएगा। इसके अलावा मूल स्पॉन्सर NCCC प्रमाण पत्र को भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण से गुजरना होगा। कह रहा भाई एक हम आपको छूट दे रहे हैं, जो CBT फर्स्ट है उसमें आपको एग्जाम देने की कोई भी नीड नहीं है, आपको सिर्फ हम जो है जो सेकंड एग्जाम होता है, जो सेकंड स्टेज होता है उसमें बुला लेंगे, लेकिन उसके बाद से हम आपको कोई छूट नहीं देंगे। जो भी चरण होगा आपको उसे जो है क्वालिफाई करना होगा और भर्ती के किसी भी चरण के दौरान कोई विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अगर आपने कुछ भी फेक करने की कोशिश की और पकड़ लिए गए तो चाहे आप बिल्कुल सारे स्टेज क्वालिफाई कर गए लेकिन फिर भी आपकी जो उम्मीदवारी है वो रद्द कर दी जाएगी। अब इसके लिए शारीरिक मापदंड क्या है या जो स्टैंडर्ड होते हैं वो क्या है तो देखते हैं। जो दौड़ है वो 1.6 किलोमीटर मतलब 1600 मीटर 6.5 मिनट में, ठीक है ना, ये किसके लिए, ये पुरुष के लिए है। फिर उठक बैठक 20 और पुशअप 15 और सिट आउट घुटने मोड़कर चलना ये जो है 15, ठीक है। महिला के लिए 8 मिनट है, सेम ऊपर वाला ही है, 15 यहाँ पे है, 10 पुशअप है और ये 10 है यहाँ पे, ठीक है ना। और ये नीचे वाला पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाह क्या, खेल तैराकी और पाठ्योत्तर गतिविधियों में प्रवीणता वांछनीय है। चरण सेकंड लिखित परीक्षा, ठीक है ना। अब इसमें भी देखो आपने CBT फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया और फिर से आपको जो है एक परीक्षा देनी पड़ेगी। चरण सेकंड की लिखित परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी जो PFT में उत्तीर्ण होंगे। चरण सेकंड लिखित परीक्षा का विवरण इस प्रकार है, थोड़ा विवरण देख लेते हैं। क्या है, परीक्षा पत्र में 1 अंक के परीक्षा पत्र में 1 अंक के 100 प्रश्न होंगे। हाँ समझ में आ गया भाई, कह रहा है कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और ऐसे 100 प्रश्न होंगे। मुझे लगा कि 100 क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। प्रश्न पत्र द्विभाषी मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा और वो भी ऑप्शनल होगा, आपका बहुविकल्पी होगा। कह रहा है प्रश्न पत्र में 4 खंड शामिल होंगे, मतलब कौन कौन से सेक्शन होंगे, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामान्य जागरूकता। प्रश्न पत्र का मानक 10+2 लेवल का होगा। परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम और नमूना पत्र वेबसाइट, कह रहा है अगर आपको देखना है कि भाई किस प्रकार का पेपर होगा तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की अवधि 1 घंटा होगी। उम्मीदवारों को सभी वर्ग के साथ साथ कुल मिलाकर उत्तीर्ण करना होगा। कह रहा कि जो भी सेक्शन होंगे सभी में उत्तीर्ण जरूरी है। भारतीय नौसेना प्रत्येक अनुभाग समग्र में उत्तीर्ण अंक निर्धारित करने का अधिकार रखती है। वो डिफाइन कर देगी कि सेक्शनल वाइज कट ऑफ जो है कितनी जाएगी, तो वही आपको जो है क्लियर करना होगा, ठीक है ना। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चरण सेकंड, परीक्षा के लिए केंद्र आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का भर्ती चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। ये ध्यान रखना, आपको 5 दिन का मौका दिया जाएगा। अगर आपके शरीर में कोई वैसी प्रॉब्लम है जो स्टैंडर्ड के बाहर की बात है, भर्ती चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चयन सूची के लिए योग्य माना जाएगा। वे उम्मीदवार जो भर्ती चिकित्सा परीक्षा में चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा गौर करना प्लीज, परीक्षा में चिकित्सीय रूप से अयोग्य पाए जाते हैं, यदि वे चाहें तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर मेडिकल हुआ आप उसमें निकाल दिए गए तो आप 5 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हो कि नहीं भाई मेरा शरीर जो है वो तो फिट है। इन्होंने यहाँ पे जो है मतलब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि आपके साथ में कोई धोखा हुआ, तो कह रहा कि आप अपील भी कर सकते हो 5 दिन के अंदर। ओके, नामित सैन्य अस्पतालों द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों की समीक्षा के लिए अपील कर सकते हैं। नामित सैन्य अस्पतालों भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित के अलावा अन्य अस्पतालों द्वारा चिकित्सीय दक्षता प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है,
अब देखते हैं, अब इसके बाद में अगर आप इसमें भी हो जाओगे तो फाइनली जो है वो आ जाएगी आपकी जो लिस्ट होगी, है ना, मतलब सिलेक्शन वाली, उसमें आप हो गए। तो उसके बाद की बात है ये कि भाई आपको अवकाश कितने दिए जाएंगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, बीमा आपको कौन सा दिया जाएगा, कितना पैसा उसमें मिलेगा। तो अवकाश देखिए, कह रहा कि अग्निवीरों को भाई प्रतिवर्ष मतलब एक वर्ष में 30 दिन की छुट्टी लागू होगी, और वो भी कह रहा ये तो लागू ही लागू होगी। कह रहा अगर अतिरिक्त छुट्टी चाहिए तो सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी चिकित्सीय सलाह के आधार पर आपको जो है चिकित्सा अवकाश भी दिया जा सकता है। वेतन भत्ते, चलो ये कोई जरूरी है नहीं, उसको तो हम नीचे देख लेंगे। सेवा निधि, ये भी जरूरी नहीं है, पहले इसको सैलरी को देखिए ना, सैलरी सेम ही है, सैलरी में कोई बहुत ज्यादा चेंजमेंट नहीं है। जो यमार के लिए वही है, 30,000 पहले साल में, 33,000 दूसरे में, तीसरे में 36,500, 40,000, ये पैसे आपके कट जाएंगे। ये पैसे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी। टोटल में आप 4 साल में कंट्रीब्यूट करेंगे 5,02,000, यहाँ पर भी 5,02,000, और टोटल में हो जाएंगे 10,04,000। ये आपको इन हैंड सैलरी जो है 4 साल तक मिलेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट। और नीचे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, जीवन बीमा। अग्निवीरों को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है अगर आप ड्यूटी पे हैं, अगर कुछ हो जाता है आपको, तो कह रहा उसके आप मतलब जो बीमा होगा उससे जो है आपके पैसे नहीं कटेंगे। ऐसा नहीं कि सैलरी से पैसे कट जाएंगे, आपको 48 लाख रुपए ऐसी कंडीशन में दिए जाएंगे, वो भी गवर्नमेंट देगी, आपसे पैसा भी नहीं लेगी। मृत्यु मुआवजा क्या है, अगर आपकी बाई चांस डेथ हो जाती है कहीं, है ना, तो कह रहा उस केस में आपको 48 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। और जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्निवीर सेवा करते हुए मृत्यु पर 44 लाख रुपए दिए जाएंगे। वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान की जाएगी। मतलब भाई आपकी तो डेथ हो चुकी होगी, कह रहा है पैसे किसे दिए जाएंगे, तो जो वारिस होगा, जिसे आप नॉमिनेट करके जाएंगे, उसी के अकाउंट पे पैसे आएंगे। विकलांगता, कह रहा है कि अगर सेवा के दौरान आप 100% विकलांग हो जाते हैं, या 75% या 50%, तो क्या आपको कितना क्या मिलेगा। कह रहा प्रतिशत विकलांगता के लिए आपको क्रमशः 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपए वन टाइम जो है पे किए जाएंगे। नोट देख लीजिए, मृत्यु विकलांगता मुआवजा के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारतीय नौसेना की जो वेबसाइट है उस पे और आप जो है विजिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट मेरे अनुसार जानकारी थी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें एक एक चीज आप समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और आपके ग्रुप में अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जो इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है, तो उस तक जो है हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।